बदला बदला मौसम, बदली बदली हुकूमत और फिर बदला बदला अली नासिर। क्योंकि माहौल, वक्त और हालात के मुताबिक जो बदलता है वही दुनिया में कामयाब रहता है। आप देखिए, जानवर भी वही कामयाब रहे अगर इर्तिका का फ़लसफ़ा पढ़ें तो जो हालात वाक़यात के मुताबिक ख़ुद को बदलता चला गया वही कामयाब रहा। हालात नाज़रीन यकसर बदल चुके हैं। वज़ीर आज़म मुल्क का अब तब्दील हो गया। अब मुल्क का वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। सबसे पहले तो उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अब ज़ाहिरी बात है सारा कुछ हम मुखातिब करेंगे सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब उनको ही सिर्फ मुखातिब किया जाएगा, उनकी काबीना को, और आगे चल के वो अपने कौन से वज़ीर ख़जाना को अपने साथ रखेंगे। आज हम सजेशंस पे बात करेंगे, सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब के सामने पस मंज़र रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब, बुनियादी मसला ये है कि मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी उरूज पर है और इसके साथ साथ जो मुलाजमतों के ज़रिया माश के मौक़े हैं वो उनमें सुकड़ाव देखा गया है। मईशत हमारी सुकेड़ एक तरह से सुकेड़ दी गई है, जहाँ बड़े अमीर लोग अमीर से अमीर तर होते चले गए, गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता चला गया। महंगाई की वजह से हमारे जेब में पड़े पैसे महंगाई दीमक की तरह खा गई। अब सबसे पहला मसला आपका महंगाई कम करना है। देखिए, आपका टाइम कम है। आपकी इत्तेहादी जमात ने कल इशारा दे दिया है, किसी के कहने पे दिया है या खुद ही दे दिया आपको, कि वो खुश नहीं है। इसके माने बुनियादी तौर पे ये है कि वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, जो भी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो। तो इलेक्शन जल्दी होंगे, आपके वक्त कम होगा, कारकर्दगी आपने कम वक्त में दिखानी है। अच्छा किया आपने कि आपने असद उमर साहब जैसी बातें नहीं की, क्योंकि असद उमर साहब ने वज़ीर ख़जाना बनने के बाद फजूल बातें की। हण देते नहीं है गा, हण डरन की कोई लोड़ नहीं हैगी, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ओहदे पे नहीं है उसे हम कोई सलाम वलाम नहीं करते। ये मैं पहले बता दूं। लोग कहते हैं ना यार अली भाई फटे ढोल हैं, फटा ढोल नहीं हूं। जो ओहदे इख्तियार पे होता है उसको नहीं छेड़ता मैं। जो ओहदे से उतर जाए अब उसकी खुल के खिंचाई होगी। असद उमर साहब ने कहा मैं 3 साल चीखें निकालेंगे, चीखें निकाल दूंगा, चीखें निकालूंगा। वो चीखें निकालने आए थे, उन्होंने फिल्में ज़्यादा देखी हुई, तो वो चीखें निकालने के लिए आए थे। तो अब अवाम उनकी कहीं चीखें न निकाल दे, क्योंकि अवाम इमरान खान को तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन असद उमर टाइप के जो लोग थे जो खाली खेड़ी चप्पल पहन के और ड्रामेबाजी करके और एंग्रो और ये वो मैं CEO फलां हूँ करके ड्रामे करने आए थे, जिनकी 2 टके की कारकर्दगी नहीं थी, अवाम अब उनको रिजेक्ट करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मैं बड़ा खुश हुआ कल के शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ ऐसे ऐलानात किए जो आम आदमी के लिए थे। फर्स्ट देखें, उन्होंने कम से कम आमदन जो है उसको बढ़ा दिया। जाहिर बात है उसका इतलाक तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ही ज़्यादा होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। फिर उसके बाद सूबों तक बात जाएगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि उन्होंने कंपनियों को कहा है कि 1 लाख तक जिन लोगों की तनख्वाहें उनकी 10% इजाफा करें। थैंक यू शहबाज शरीफ साहब। देखा, ज़माना बदल गया है। पहले मैं उनका माथा चूमता था, अब मैं आपका माथा चूमूंगा। हमें काम है, काम देखें, हमें काम करवाने, अवाम के काम करवाने हैं। गरीब आवाम को ये नहीं पता कि हुकूमत में कौन है। गरीब आवाम चाहती है उनके काम हो। फिर उन्होंने पेंशन बढ़ा दी। सर यकीन करें, बुज़ुर्गों की दुआएं ली हैं आपने शहबाज शरीफ साहब। आपको मैं दुआ करता हूँ आपको मज़ीद कामयाबी हो। आपने बुज़ुर्गों की दुआएं ली। ये 3 अच्छे इकदाम शहबाज शरीफ साहब ने आते ही लिए हैं ना, ये बड़े अच्छे हैं। मिनिमम वेजिस के अंदर इन्होंने इजाफा करवा दिया, पेंशनर के पैसे इन्होंने बढ़ा दिए, बहुत अच्छा काम किया। और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने कहा कि जो 1 लाख रुपए तक जिन लोगों की तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा करें। तो ये 3 अच्छे काम आते ही इन्होंने किए। ये ऐसे काम हैं जो स्ट्रोक ऑफ द पेन से मैं उम्मीद करता हूं कि ये कर सकेंगे। उसके अलावा फिर इन्होंने सस्ता आटा, उसके लिए मैंने समझा है बात को, ये गरीब आदमी की रिक्वायरमेंट है रोटी, उसके ऊपर काम की। तो ज़रूर करें ये सर, काम जारी रखें। अच्छे काम आप करेंगे। देखिए, टाइम आपके पास कम है। 3-4 महीने में आपने शहबाज शरीफ साहब मुल्क के माशी हालात के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। अगर आपने नहीं निकाला तो आप याद रखें कि आपके मुखालफिन जो हैं उनकी मकबूलियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा।
यह फैक्ट है। देखें, अगर आपने महंगाई कम ना की तो लोग कहेंगे महंगाई तो इमरान खान साहब के दौर में भी थी। तो मेन एम जो महवर है वो महंगाई है, महंगाई को कम करना। इसके लिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पहले इमरान खान साहब मेरी सारी बातें नोट करते थे, पीएम अपने ऑफिस के लोग जो है उनके करवाते होंगे, खुद तो नहीं करते होंगे। अब इस चीज़ की कौन कंफर्मेशन करेगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें उनकी कंफर्मेशन नहीं होती। हेलीकॉप्टर आया गया, उसकी कंफर्मेशन किसी ने नहीं की। मेरा प्रोग्राम देखते नहीं देखते, कौन नहीं करेगा। तो खैर, अभी हमें जो है वो एक ब्रेक की जानिब जाना होगा, लेकिन यह है कि ब्रेक पे जाने के बाद हम कोशिश करेंगे एहसन मेहनती साहब से हम बात करें, जो कि मारूफ माशी तज्जियाकार हैं। ज्वाइन कर लिया हमें, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहनती साहब। वेलकम करता हूं समय। एहसन मेहनती साहब, मैंने फाइनेंशियल मार्केट में रहते हुए एक चीज़ सीखी है कि बदलती हवा के रुख के साथ इंसान को खुद भी बदल जाना चाहिए। इसीलिए मैंने भी सोचा है कि थोड़ा सा मैं बदलूं, क्योंकि बात यह है कि माशी हवा आप किसी और समत चलिए, सियासी हवा आप किसी और समत चलिए, तो हम क्यों अपनी राह अलहदा पकड़ के चलें। इंसान हवा की क्या कहते हैं अगेंस्ट ना जाए, बल्कि हवा के साथ चले। तो अब एक फैक्ट है, एक रियलिटी है कि नई गवर्नमेंट आ चुकी है। तो मैं एहसन मेहनती साहब ये चाहूँगा कि कुछ आप सजेशंस दें कि कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि अगर हुकूमत करेगी तो हमें इस माशी बहरानी कैफियत से बाहर निकाल लेगी। जी एहसन मेहनती साहब। एहसन मेहनती साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, तो खैर कोशिश करते हैं दोबारा से उनसे रब्ता करने की। तब तक के नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मेरे माजरत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अब चूँकि वज़ीर आज़म तो नहीं रहे, तो अब जो माशी गलतियाँ उनके दौर में हो गई उनकी इस्लाह करने में बड़ा वक्त लगेगा। भाई ये टाइम ज़्यादा रखा करो वज़ीर आज़म वाला, क्योंकि फिर बंदा गलत फहमी का शिकार रहता है। पहले भी मुंह से उतरा नहीं था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो इमरान खान साहब के 2.5-3 साल गुजर गए, तब तक मैं कहता रहता था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुंह से निकल जाता था। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहना शुरू किया जोर लगाया किसी तरह बार बार कहूँ, फिर मैंने वो कहना शुरू किया, फिर अब वज़ीर आज़म बदल दिया। भाई थोड़े टाइम के लिए बनाया करो ताकि मुंह पे तो चढ़े। डर इसलिए लगता है ना भाई, क्योंकि पहले जो था वो कभी कभी इमरान खान कह देता था तो वो नाराज़ हो जाते थे, कहते थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाम है उनका, सब लोग नाराज़ हो जाते थे, कहते वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। तो खैर एनीवे, अभी उसी चक्कर के अंदर मुंह पे चढ़ा ही था कि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आ गए। ज़माना बदल जाता है, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। खैर एनीवे अब शहबाज शरीफ साहब को सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच देनी है। शहबाज शरीफ साहब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, डॉलर को सस्ता करना सबसे पहला मकसद है। सर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अना का मामला ना बनाइएगा। आप आप सदर जो बाइडन साहब को आप खुद फ़ोन कर दें शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब, ये वक्त आ चुका है, ताल्लुकात हमने ख़राब किए थे, अब ठीक भी हमने करने हैं। जब किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से इंसान बिगाड़ लेता है तो फिर उसके बाद इखलाकी फ़र्ज़ ये होता है कि जिसके साथ आपने नाराज़गी करके कता ताल्लुक़ किया था उसको मनाएं भी आप खुद। इसलिए मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि जनाब सदर जो बाइडन, अमेरिका के जो सदर हैं, उनको कॉल आप करें, भले 1 दफ़ा करें, भले 2 दफ़ा करें, भले 3 दफ़ा करें। उन्हें आप रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दोबारा से नॉर्मलाइज हों, और हमारे जब ताल्लुकात बन जाएं तो फिर उनका असर और रसूख इस्तेमाल कर किसी भी तरह बैनुल-अक़वामी मालियाती, बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारों से जो हमारे मामलात हैं उनको ठीक करवाएं। हमारे जो कर्ज़े हैं अगर वो माफ़ हो सकें तो वो माफ़ करवा लें, रीशेड्यूल हो सकते हैं रीशेड्यूल करवा लें, अगर उनकी शराइत के अंदर नरमी लाई जा सकती है तो वो करवा लें। एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। ये कतई नहीं है, यह मामला फहमी है, और मामला फहमी करना एक अक्लमंद और ज़हीन आदमी का काम है। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। Welcome back after the break.
अब जनाब वाला हम गुफ्तगू अपनी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हैरानगी की बात यह है जनाब वाला कि लोग अभी तक माजी में हैं। बात यह है कि जनाब वाला ये पुराना पाकिस्तान ज़रूर हो सकता है, लेकिन अली नासिर नया वाला आया है, क्योंकि हालात वाक़यात मामलात के मुताबिक ख़ुद को बदलना पड़ता है। हमें अवाम के मामलात को हल करना है। एहसन मेहनती साहब मारूफ इक्तिसादी तज्ज़ियाकार हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अब मसला कुछ इस नौइयत का है कि अब हुकूमत बदल गई है, दैट इज़ ए रियलिटी, एंड व्हेन वी हैव टू लिव विद दिस रियलिटी, फिर हमें जो है सोल्यूशंस भी न्यू डिवाइस करने हैं। मैं चाहता हूं अगर आपके जहन के अंदर कुछ अहम सजेशंस हों जिनसे मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो, कैपिटल मार्केट्स की सिचुएशन बेहतर हो और ओवरऑल एक एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो इकोनॉमिकली, तो मैं चाहूँगा उनको आप ज़रूर स्टेट करें, ताकि जो हमारे नए रूलर्स आए हैं, नई गवर्नेंस आई है, इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि मईशत को क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है। जी एहसन मेहनती साहब। देखें, बिल्कुल ये तो बहुत हम अच्छे तरीके से इस गवर्नमेंट का जो है वो बिगिनिंग जो है वो देख रहे हैं। जिस तरह से रुपया 190 को टच किया और 190 से अब 181 पे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक कि ये तो काफी ज्यादा जो है मुस्बत डायरेक्शन में इकोनॉमी खुद ब खुद जाती चली जा रही है। एक्चुअली पूरी जो सिचुएशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन, उसका दारोमदार इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पर था, और जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी वो इसलिए थी कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही थी, जिसमें ऑयल प्राइसेस बढ़ी $20 से $130 तक, और पाकिस्तान जो है माशी इकोनॉमिक जो है वो प्रॉब्लम के अंदर आ गया कि उसको रीपेमेंट करनी है डॉलर्स के अंदर। और फिर उस तरीके से जब रुपया गिरता रहा तो हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो हमारी अशिया जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी महंगी हो गई। ये सारी चीजें महंगी होती चली गई, जिसमें ऑयल का यूजेज है वो भी महंगा होता चला गया। अब इस गवर्नमेंट ने आते ही जो है वो रुपये को स्ट्रेंथन करना शुरू किया है, और अगर हम देखें तो 8 से 9 रुपए जो है रुपया स्ट्रेंथन हो गया है। और आई थिंक कि अगर ये इसी तरीके से हर दिन जो है वो रुपया अगर स्ट्रेंथन होता चला गया तो हमारे तो सारे मसले इसी पर ही जो है वो आ रहे थे कि जो हमें इन्फ्लेशन की मद के अंदर जो है वो कॉमन सिटीजन को जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर हमारी एनर्जी प्राइसेस इंडस्ट्रियल्स के लिए बढ़ रही थी। अब ये सारी हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स भी बढ़ सकते हैं, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो सकती है, इससे हम तमाम खुशहाली जो है इससे लिंक्ड है। डू आई सी एहसन मेहनती साहब, डू आई सी 150 here for a dollar or no, that's too far fetched? आई थिंक दैट इज टू फार, बट ये डायरेक्शन काफी मुस्बत है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतना आसान था रुपये को अगेंस्ट डॉलर, और जब हमारी आरडीए की रिसीट्स भी $4 बिलियन से, ऑटोमेटिकली ये इमरान खान का जो है प्रोग्राम है आरडीए का, रोशन डिजिटल अकाउंट का, जो इतना सक्सेसफुली जो है $4 बिलियन हमारे पास पाकिस्तान में रिसीव हो गए। अब बात यह है कि अगर इसी मोमेंटम से हम पिछली गवर्नमेंट की तरफ देखें, अगर वो ही इसी तरह से रुपये को स्ट्रेंथन करती तो उसके मसले भी हल हो जाते हैं। अब उनसे उस पिछली गवर्नमेंट से कौन सी ऐसी चीज नहीं हो सकी जो ये नई वाली गवर्नमेंट ने जो है 2 दिन के अंदर जो है रुपये को जो है वो खड़ा कर दिया है, और आई थिंक वो स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है। और स्टॉक मार्केट का जो बढ़ना है उसका भी रीजन यही है कि रुपया स्ट्रेंथन हो रहा है। तो आई थिंक कि जितना रुपया स्ट्रेंथन, जितने परसेंटेज से रुपया स्ट्रेंथन होगा उसी परसेंटेज से स्टॉक मार्केट भी इम्प्रूव होगी। ज़ाहिर है कॉर्पोरेट अर्निंग्स इससे लिंक्ड होती हैं, रुपया स्ट्रांग होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो अर्निंग्स अच्छी आती हैं, और आई थिंक कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा करेंसी की तरफ जो है वो देखना शुरू करते हैं, मुल्क की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो आई थिंक कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो रुपये को स्ट्रेंथन करने का था, जो कि पूरा डायरेक्शन जो है वो इकोनॉमिक जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करता था। और आई थिंक कि ये अगर फंडामेंटली अगर रुपया स्ट्रेंथन होता चला जाता है तो आई थिंक कि हम काफ़ी ज़्यादा हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो हल होते हमें नज़र आएंगे आने वाले टाइम। तो दैट्स गुड टू हेयर, ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर ज़फ़र मोती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम करता हूँ ज़फ़र मोती साहब आपको शो में। अब बात ये है कि इफ़ द पास्ट गवर्नमेंट वॉज एन इकोनॉमिक डिज़ास्टर, हाउ आर द न्यू वंस गोइंग टू फिक्स इट? ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि अगर ये एक न्यू सिचुएशन है विच इज़ टेम्पररी 4, 5, 6 मंथ्स, तो ये ऐसा क्या तरीका कर सकते हैं जिससे ये सेव हो जाए? आपकी सजेशंस हमें चाहिए जी। देखें, कोई ऐसी चेंजेस नहीं आएंगी। जो इकोनॉमी की हालत है वो फौरी तौर पर बदल नहीं सकती है। और जो आप ऐसा मेहनती से हार्ड वर्किंग बंदा है उससे आप पूछ रहे थे मेहनत का मतलब मेहनती होता है,
उससे पूछ रहे थे कि डॉलर जो है वो कहाँ आकर रहेगा। तो जो रियल सेंस में अगर रुपी टर्म में आप देखो तो 175 रुपए मुझे लग रहा है कि हो सकता है। बाकी अपना ये कि 150 रुपए पर वापस आ जाए इम्पॉसिबल इसलिए लग रहा है कि आपकी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है अभी भी कोई बहुत स्ट्रेंथन नहीं है। और खुद नई हुकूमत ने आते साथ भी बोला है कि कर्जा इतना हो गया, ट्रेड डेफिसिट इतना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ रही है। ऑयल प्राइसेस भी देखें अभी भी ओवरिंग अराउंड $100 ही है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा डबल डिजिट में $75 हो गया हो या $70 हो गया हो। तो अभी तो हमारे जो बार बार खबरें आ रही हैं कि 15 रुपए का इंपोर्ट के लिए रह गया है अपने पास पैसे, 20 दिन के लिए रह गए हैं। ये एक तशवीशनाक तो है ना। और अभी से जो नई हुकूमत आई है, शीरी रहमान ने खुद कहा है कि भाई गैस का भी क्राइसिस अभी फर्स्ट टाइम गर्मियों में भी आ सकता है। तो ये सब देखते हुए कोई नई पॉलिसी तो नहीं, अगर ये किसी तरह मेंटेनेबल भी मेंटेन कर लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि मेंटेन भी कर लें, क्योंकि ये आपका व्यू, जाहिर बात है आपने कंजर्वेटिव व्यू दिया 175 का। लेकिन अब यहाँ एहसन मेहनती साहब, एक राय आपसे मैंने ये लेनी थी कि अभी जो कमिंग गवर्नमेंट है इसके लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तिजारती खसारा यानी कि ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड बुलंदी पे आ गया है। तो अब इसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे? इसका तो क्विक फिक्स एहसन मेहनती साहब नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि ये जो इसका कोई रिजॉल्व नहीं है। ऑयल का जो इस्तेमाल है वो ज़ाहिर है क्रूड ऑयल हमारा इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज के अंदर भी हो रहा है, पावर प्रोडक्शन के अंदर हो रहा है, और फिर ज़ाहिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब कॉन्सिक्वेंटली जो है हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस के अंदर इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा जो है गिराव आया है। पिछले कुछ 3 दिनों या 4 दिनों के अंदर ही 10% जो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी देखी गई है। तो आई थिंक कि हम ये समझते हैं कि अगर हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल किसी तरीके से हम अगर 10% का मतलब $2 बिलियन हो गया, वो सेव हो जाता है पाकिस्तान का इस गिराव के अंदर, तो आई थिंक कि कुछ हद तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। फिर ये जो 2 रेटिंग एजेंसीज हैं, जिस तरह से मूडीज है, फिच है, इनकी तरफ से 4% ग्रोथ तो हमें अपेरेंटली जो है वो ग्रेड कर रहे हैं कि हम इस लेवल पर, उन्होंने आउटलुक भी स्टेबल दिया है, ये भी एक मुस्बत खबर है। लेकिन साथ में अगर हम ये देखें, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी रेफर कर रहे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, बट ओवरऑल अगर देखें तो वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को 5% पे पाकिस्तान के फिक्स कर रहे हैं। अब हमारे लिए ये है कि हमने जो हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो 26% ग्रोथ दे रहे हैं, और फिर जाहिर है इंपोर्ट को हम किसी तरीके से जाहिर है वो हमने अभी मार्जिन की भी देखी, नई स्टेट बैंक काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, 12.5% कर दिया। तो आई थिंक कि हम ये समझते हैं कि जो स्टेट बैंक के लेवल पर, और फिर इसके बाद अगर हम देखें कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी कोशिशें की गई हैं कि इस इम्पोर्ट बिल को किसी तरीके से कम किया जा सके, और फिर जाहिर है रुपये को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने देखा इंटरेस्ट रेट को भी फौरी तौर पे बढ़ाया गया। तो आई थिंक कि जफर भाई की बिल्कुल सही बात है कि भाई हम जो है मतलब कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़े हुए, बट जाहिर है उसको खत्म करने के लिए जाते जाते बहुत अच्छी जो है वो शॉर्ट्स एसबीपी ने भी प्ले की हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ उन्होंने टेबल पर नहीं रखी है इस वक्त, जितना बचाया जा सकता था मुल्क को, और जाहिर है वो चीज़ हमें नजर आ रही है। रुपये की स्ट्रेंथनिंग जो है उसमें मेजर रोल इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने का है। तो आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी जो स्टेप्स हैं वो पिछली गवर्नमेंट आखिरी वक्त में लेके चली गई है, जो कि कॉन्सिक्वेंटली रुपये को भी स्ट्रेंथन कर रहा है और इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा। अल्टीमेटली हमारे पास चैलेंजेस हैं, बट जाहिर है हमें कुछ कुदरती तौर पे भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि ऑयल प्राइसेस $130 पर चली गई थी और अब वो $100 के अंडर में आ गई हैं। तो आई थिंक कि 30-40% जो है इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के अंदर गिराव आया है और दीगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में गिराव आया है, जिससे जो है सडनली हमारे इम्पोर्ट बिल जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम पीरियड में। बड़ी अहम बात हो रही है आपके साथ। दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। Human evolution requires that living beings adjust to their living environments. अब हालात हुकूमत बदल गई तो अली नासिर भी बदल जाएगा। ज़फ़र मोती साहब और ये बदला हुआ अली नासिर पुराने पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान, मतलब पुराने पाकिस्तान के अंदर नया अली नासिर आपसे ये पूछना चाहता है
कि ये जो वज़ीर आज़म आए हैं शहबाज शरीफ साहब, अब इनको मईशत ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपने बताया कि इनके पास बड़े रियलिस्टिक किस्म की जो आपने गुफ्तगू की उसमें यह था कि कुछ ख़ास नहीं। अगर इनके पास कुछ ख़ास नहीं होगा ना, तो यू हैव टू रियलाइज दैट द प्रीवियस गवर्नमेंट विल बिकम मच मोर पावरफुल। तो दे विल हैव टू निगोशिएट। अगर इल्ज़ाम लगा ही है तो फिर उसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाना पड़ेगा, मगरिब की तरफ देखना पड़ेगा ज़फ़र मोती साहब, एंड वी विल नीड सम काइंड ऑफ रिलीफ फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट फंक्शन फॉर दिस टास्क ओनली। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मगरिब की तरफ देखना पड़ेगा। मैं हर वक्त यही कहता था कि आपकी रेमिटेंस जो है 4 मुल्कों से आती है, 80 से 85%। वो रेमिटेंस आती है यूएसए से, यूके से, सऊदीया से और यूएई से। ये चारों का जो ब्लॉक है इसको आप मगरिब ही समझो, चाहे आप सऊदीया को भी गिनो या यूएई को भी गिनो, इसी मगरिब में गिनो। अब यही जो थे हमें हमारे लेबर को हायर करते थे, 2-2, 3-3 जनरेशन से यूके में लोग बैठे हैं, 2-2, 3-3 जनरेशन से अमेरिका में बैठे हैं, जिनकी फैमिलियां यहाँ हैं, तो वो भेजते हैं रेमिटेंस, जिसकी वजह से ये मुल्क में सांस लेने की जगह मिल जाती है। जो श्रीलंका का हाल हुआ ये है कि वहां पर जो आउटसाइड श्रीलंकन भी, नॉन रेजिडेंट श्रीलंकन भी थे, उन्होंने भी पैसे देना अपना बंद किया, क्योंकि उनकी खुद की कमाइयां वहां कम हो गई हैं। हमारा अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये मसला नहीं आया। अब जो मेन क्वेश्चन है इस हुकूमत के साथ, कि जो इस बेस पर ये आए हैं और कहा है कि हम रीनिगोशिएट कर लेंगे वेस्ट से, तो ये कर सकेंगे तो आप देखिएगा इनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कर सके तो फिर वही मसाइल आएंगे जो पिछली गवर्नमेंट नया पाकिस्तान वाली टीम को हुआ था। तो पुराने पाकिस्तान वाले को भी फिर वही बड़े बड़े जूते पहनने पड़ेंगे, हैट लगाना पड़ेगा और पानी की सीवरेज के लिए निकलना पड़ेगा लाहौर में और इस्लामाबाद में। तो ये सब देखते हुए अगर ये निगोशिएट सक्सेस हो गई तो आप देखेंगे कि ये पुराना पाकिस्तान फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर ये निगोशिएट नहीं सक्सेसफुल हुई तो फिर नया पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग बन जाएगी। और अभी तक आपने इसको डिस्कस नहीं किया कि हमारी कैपिटल मार्केट में जो एकदम तेजी आई है वो पॉलिटिकल क्राइसिस, ऊंट किस करवट बैठेगा, तो ये ऊंट कहें या गधा कहें, ये बैठ गया है करवट। तो वो मुजम्मिल असलम तो कहता है कि ये यूं नहीं है, वो नहीं है। आपका दोस्त है मुजम्मिल असलम, इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? नहीं, आपका दोस्त है मुजम्मिल असलम, वो तो कहता है ये यूं नहीं है, वो नहीं है, ये सही नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, ये सही वाली तेजी नहीं है, हमारी वाली तेजी सही वाली तेजी थी। आप मुजम्मिल असलम का, मैंने कई प्रोग्रामों के बाद मैंने उसको कहा है कि जब तुम कहते हो कि महंगाई नहीं है, मैंने कहा कि इधर 6-7 करोड़ गरीब आवाम की आह लग जाएगी। हाँ। उसको आह का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, आप बात कर रहे हो उसको कि उसको वो तो आह अभी लगेगी ना, अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह हिदायत दे उनको, सीधे रास्ते पर आ जाएं। पूरे 3.5 साल इनको समझाया कि भाई महंगाई है, पिंच अब अपर क्लास को भी हो रहा है पिंचिंग। एहसन मेहनती ने कितने सालों से सूट नहीं अपना बदला है। खैर, मैं ज़फ़र मोती साहब आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि देखें, असल में जो मामलात हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं, उनके हिसाब से ही हमें चलना है। खैर एहसन मेहनती साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। ये आप लोगों की आपस में क्या नोक झोंक है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्यों ज़फ़र मोती साहब आपको छेड़ रहे हैं। लेकिन अगर मतलब ये कि कहीं आप भी, वो कहते हैं ना कि दी साइलेंट ड्रैगन ना हो, किसी दिन आप भी कुछ ऐसा ना कह दें कि ज़फ़र मोती साहब टीवी पर ऑफेंड हो जाएं। ज़फ़र मोती नहीं, मैं बता रहा हूँ एहसन मेहनती साहब भी, एहसन मेहनती साहब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि अब ये वेस्टर्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या आप फील करते हैं, IMF हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, ये क्या, इनका क्या रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान की तरफ? विल दे बिकम सॉफ्टर टुवर्ड्स अस? देखिए, सर्टेनली ये जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको जिस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, वो इंडिकेशन यही है कि न्यू गवर्नमेंट जो है इम्प्रूव करेगी टाइज, जो US टाइज है। और आई थिंक जो फॉरेन मीडिया इसको अच्छे तरीके से कवर कर रहा है, मोर और लेस चीजें कवर हो रही हैं, रुपया रिकवर हो रहा है। IMF की जो अभी इस वक्त स्टेट बैंक की जो मूव थी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की 2.5%, और अनएक्सपेक्टेड मूव थी, वो
उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। आई बिलीव कि जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं वो भी ये चीज को समझते हैं कि अगर रुपया रिकवर होगा तो पाकिस्तान की जो रिटर्न करने की जो पैसा लोन लिया है उसको रिटर्न करने की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। जिस तरह ऑयल प्राइसेस के अंदर जो है वो गिराव देखा जा रहा है, उससे हमें नजर आ रहा है कि जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है जो है उसको किसी तरीके से जो है वो संभाला जा सकता है। तो आई थिंक कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है नई गवर्नमेंट का आना, और फिर जाहिर है उसके आने से पहले ही एक दिन पहले जो है तो हमने देखा कि पॉलिसी शिफ्ट हुआ है एसबीपी की तरफ से, और उसको अप्रिशिएट किया है मल्टीलेटरल एजेंसीज ने। आई थिंक कि काफी ज्यादा बेहतर डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो जिस तरह से जफर भाई ने भी इंडिकेट किया कि जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान के इस वक्त के, इलेक्ट्रिक के क्राइसिस हैं, सर्कुलर डेट जो है 3 ट्रिलियन को पहुंच गया, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एमिनेंट जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक इंटर कंपनी डेट जो है उनको इक्विटीज के अंदर ट्रांसफर करके जो है किसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा सर्कुलर डेट क्राइसिस को, वरना जो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं वो कॉमन मैन को, जिस तरह से जफर भाई ने कहा कि इन्फ्लेशन जो ले डूबी है, वो कॉमन मैन को आने वाले वक्तों में अगर हमारी गैस प्राइसेस बढ़ती हैं 50% या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 50% बढ़ती है तो कॉमन मैन को बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। यही डेवलपमेंट हमने पहले दिन ही जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने जब सीट ली है तो 10% जो है उन्होंने इजाफा किया है तनख्वाहों के अंदर, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि एनर्जी प्राइसेस के अंदर अगर आगे जाकर उन्होंने कोई शिफ्ट लेना है या इजाफा करना है IMF के कहने पर, या जनरली जो है गवर्नमेंट के जो बजट डेफिसिट है उनको कम करने के लिए ऐसे कोई स्टेप्स लेंगे तो कॉमन मैन को आने वाले वक्तों में काफी डिफिकल्ट टाइम जो है वो फेस करना है। अच्छा, लेकिन एहसन मेहनती साहब यहाँ पर आपने बड़ी अहम बात की है, इसी को जरा सा मैं चाहूंगा कि आप वजाहत के साथ बताइए कि हाउ आर देन दे गोइंग टू फाइनेंस द रिलीफ दैट दे आर गोइंग टू ऑफर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मेन इशू ये है कि अगर इन्होंने रिलीफ नहीं दिया तो ये इशू में आ जाएंगे। आई फ्यू सेकंड्स, आई वुड वांट यू टू आंसर दिस। देखिए, गिव अप गिवन अर्ली गिवन है, और फिर उसके बाद जो है वो सर्टनली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो कॉमन मैन है उसको एनर्जी प्राइसेस का जो है खमियाजा देना है। तो शॉर्ट टर्म रिलीफ जिसको हम कह सकते हैं, लॉन्गर टर्म के अंदर उसने एनर्जी प्राइसेस का जो बढ़ना है जो इमिनेंट है, जाहिर है IMF की भी कंडीशन है और IMF डेफिनेटली इमिनेंट प्रोग्राम में जाना है। बड़ी अहम बात आपने की है, और यहाँ पर दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर फेसबुक। अली नाज़िर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।